नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव की। दतिया का उपचुनाव यूं तो एक विधानसभा का साधारण सा उपचुनाव दिखता है, लेकिन अगर इसके पीछे की वजह और यहां से खड़े होने वाले क्षत्रपों के बारे में जानें और इस चुनाव के समीकरण को समझें तो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को दतिया की जनता ने जिस तरह से पटखनी दी थी पिछले चुनाव में, उसके बाद अब यह चुनाव अहम हो जाता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के वनवास को खत्म करने का यह रास्ता खुल गया है, ऐसा माना जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा स्वाभाविक उम्मीदवार माने जा रहे हैं बीजेपी के इस सीट से। राजेंद्र भारती जिन्होंने पिछली बार नरोत्तम मिश्रा को हरा करके सबसे बड़ा उलटफेर किया था इस पूरे चुनाव के दौरान, अब उन्हें सजा मिल गई है, 2 साल से ज्यादा की सजा मिल गई है, तो उनकी सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। उनके बदले कौन आएगा? उनके बेटे को पार्टी टिकट देगी या कांग्रेस के ऐसे दूसरे लोग जो लगातार वहां पर बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ झंडा पकड़कर काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को टिकट मिलेगा? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब इस बार कहा जा रहा है कि दतिया उपचुनाव में तीसरे फैक्टर की भी एंट्री हो रही है। दामोदर यादव यहां से ताल ठोक रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और दोनों पार्टियों को शिकस्त देंगे। ऐसे में इस बार दतिया की जनता क्या नरोत्तम मिश्रा से हुई उसकी नाराजगी को भुलाकर दोबारा उन्हें पद दे देगी, विधायक बना देगी, या फिर कांग्रेस के साथ जो कुछ हुआ है उसकी सहानुभूति कांग्रेस को मिलेगी, या तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर जो है वो इस बार खेला करेगा? बहुत सारे सवाल हैं, पर इन सवालों के बीच में कुछ संभावनाएं भी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर नरोत्तम मिश्रा यहां पर जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं तो आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में वो सीधे मंत्री की पोस्ट पर लैंड करेंगे, और ये बात जो है ये उनके चुनाव को प्रभावित कर सकती है अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो क्या इसकी भी कोई तैयारी है? इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले इस उपचुनाव को लेकर के किस तरह की गहमा गहमी है, आरोप प्रत्यारोप क्या हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार क्या कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं बीजेपी से, उनका किस तरह से पलटवार आ रहा है, ये सुनिए। प्रदेश के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारती जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे। काम चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, पर जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना ज़रूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। उधर थर्ड फैक्टर की जिस हम बात कर रहे हैं वो आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव, वो क्या कह रहे हैं और वो क्यों उनको भरोसा है कि इस बार दतिया की जनता उनका साथ देगी, जरा सुनिए। और दतिया के चुनाव में इस बार आजाद समाज पार्टी फतेह करने वाली है। 3 महीने से हमारी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लगभग 3 महीने पहले मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तब से पूरी पार्टी के कार्यकर्ता गांव चौपाल कार्यक्रम करके वार्ड में जाके तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जब भाजपा ने तैयारी शुरू भी नहीं की और कांग्रेस चुनाव को ही नकार रही थी, तो हम लोग बहुत आगे खड़े हैं और बहुत आगे रहेंगे। दतिया की जनता के आशीर्वाद से फतेह हासिल करेंगे।
और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दतिया उपचुनाव का बिगुल बजा, नरोत्तम मिश्रा का वनवास खत्म होगा। जनता नरोत्तम पर कर पाएगी फिर विश्वास, कांग्रेस दोबारा दे पाएगी क्या बीजेपी को मात? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कांग्रेस अपनी गुटबाजी पर कैसे लगाम लगाएगी? वोट काटने वालों से बीजेपी कैसे बच पाएगी? दतिया उपचुनाव से नरोत्तम के मंत्री बनने का रास्ता होगा साफ या कांग्रेस कर पाएगी राज्यसभा हार का हिसाब? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह तारीखें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं दतिया उपचुनाव को लेकर। 4 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे रुक कर लेते हैं उन मेहमानों का तारुफ आपका करा देता हूं। हमारे साथ अजय बोकिल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। मेरे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से वरिष्ठ नेता, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से अवधेश नायक जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता और माने जा रहे हैं कि इस दौड़ में वो भी शामिल है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ दामोदर यादव प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी के दतिया से, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आ जाता हूं गुलरेज जी आपके पास। गुलरेज जी, प्रत्याशी हालांकि तय नहीं है लेकिन स्वाभाविक प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ही माना जा रहा है, या अभी आप इस पर कुछ भी कहने से बचेंगे? और दूसरा यह है कि आप लोगों को तो पता था, और बीजेपी तो पहले ही हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो क्या तैयारी पूरी हो गई है? क्योंकि दामोदर जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारी अभी शुरू नहीं की और वो 3 महीने से लोगों तक पहुंच गए। देखिए अभिलाष जी, जहां तक तैयारी का विषय है वहां तो जो दतिया की जनता है उसने तैयारी की है। क्योंकि आप देखिए कि एक कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने विजयी बनाया और बाद में क्या मालूम पड़ा कि इनकी नीयत खराब थी, इन्होंने बैड इंटेंशन के साथ धोखाधड़ी की, पब्लिक मनी के ऊपर इन्होंने हाथ डाला और ऐसे व्यक्ति को जेल की सजा होती है 3 साल की। और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने वापस से बैलेट के ऊपर जा रही है। तो जनता की पूरी तैयारी है कि चोर उचक्के गुंडे बदमाशों को बाहर निकालेंगे जो और एक साफ सुथरी छवि वाले, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से मेंटेन करने वाले ऐसे व्यक्ति को विधायक बना के विधानसभा में भेजेंगे। और जहां तक बात है कौन उम्मीदवार होगा, जो भी उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी का, जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से उसके साथ होगा। क्योंकि कांग्रेस का उन्होंने दुशासन देख लिया, कांग्रेस का उन्होंने चोटाई देख ली और चोटों के लिए कोई जगह नहीं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अवधेश नायक जी आपके पास आता हूं। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ी दिक्कत यह भी चल रही है कांग्रेस के लिए कि अभी अभी राज्यसभा चुनाव हाथों से जीता जिताया आप हारे हैं, मनोबल टूटा हुआ है, फिर गुटबाजी की बातें आ रही हैं। अवधेश नायक जी, ऐसे में दतिया चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? लगता है अवधेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए, अच्छा पहुंच रही है, ठीक है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दतिया में मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है। और राज्यसभा चुनाव का जो माननीय मीनाक्षी नटराजन जी का जो जिस तरीके से नामांकन निरस्त किया और लोकतंत्र की हत्या हुई है, उससे जनता में भी आक्रोश है। जनता सब भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को समझती है। हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव में एकजुट होकर जाएंगे। 2023 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई थी कि कांग्रेस में विघटन है, कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन हम सब लोगों ने एक राय होकर, एकजुट होकर मुकाबला किया था और परिणाम आपके सामने आया था। वो चुनाव हारे थे, उनके लिए अकल्पनीय था, हमारे लिए निश्चित था कि वो चुनाव हारेंगे। और हम सब एक हैं, किसी भी प्रकार का मनोबल टूटा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक होकर इस बार 2023 से भी अधिक बड़े मतों के अंतर से नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराने वाली है। और दतिया की जनता कांग्रेस के साथ है और विशेषकर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से तानाशाही की, दबाव की राजनीति की, नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से लोगों को दबाया था, जिस तरह से लोगों को परेशान किया था, प्रताड़ित किया था, जेल यात्राएं कराई थी, उसके फलस्वरूप दतिया की जनता आज भी नरोत्तम मिश्रा से उतनी ही नाराज है, बल्कि नाराजगी बढ़ी है जितनी 2023 में थी। इसलिए कांग्रेस एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रकार से गुटबाजी में नहीं है। और हमारे माननीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी परसों दतिया आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक होगी, उस बैठक में सारी रणनीति बन जाएगी।
मैं या हमारे अन्य जो भी नेता हैं, हम लोग लगातार घूमते रहते हैं। हमारा लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक, जिला कांग्रेस लेकिन मुझे ये बताइए, ठीक है, अवधेश नायक जी, एक कार्यकर्ता बैठक हमारी अवधेश नायक जी के होटल मोटल में बूथ स्तर की संपन्न हुई। अवधेश जी, पिछली दफे भी आपको टिकट पहले मिला था और राजेंद्र भारती जी जो नाराज हो गए थे, फिर दिल्ली से वो टिकट चेंज करवा कर ले आए थे। अब इस बार आप स्वाभाविक तौर पर उम्मीदवार बनते हैं, लेकिन उनके बेटे भी दौड़ में हैं और भी नेता दौड़ में हैं, पूर्व विधायक जो थे कांग्रेस के वो भी दौड़ में हैं। तो आपको उम्मीद है कि पार्टी एक बार फिर आप पर भरोसा जताएगी? मैंने भी आपसे एक बात कही कि कांग्रेस एकजुट है, किसी भी प्रकार की गुटबंदी नहीं है। टिकट तो देखिए किसी एक को ही मिलता है और स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि वहां पर किसी का नाम ही नहीं चलता। हमारे यहाँ जो भी टिकट मांगने वाले हैं, लोकतंत्र है कांग्रेस में, सब अपनी अपनी बात रखते हैं और जिसको भी टिकट मिलेगा सारे कार्यकर्ता और सारे नेता उसका साथ देंगे। रही 2023 के टिकट की बात, तो 2023 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते समय माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के समक्ष यह वादा किया था कि टिकट अगर मिलेगा तो ईमानदारी से लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो इसको मन से तन से मन से धन से साथ दिया था। उसका परिणाम भी दतिया में दिखलाई दिया और भूल गए थे और पूरे मन से तन से मन से धन से साथ दिया। ठीक है नायक जी, आऊंगा आपके पास। अब मैं आता हूं इस पूरे मामले में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इस चुनाव में लेकर के आ रहे हैं, वो हैं दामोदर यादव जी। आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं। दामोदर यादव जी छत्रप लड़ रहे हैं। मास्टर माना जाता है नरोत्तम मिश्रा को चुनावी मैनेजमेंट का, हालांकि उनका मैनेजमेंट पिछली दफे फेल हुआ था। और कांग्रेस भी कहते हैं ना कि अपनी बची हुई साख और बचे हुए आत्मविश्वास को जगाने के लिए पूरी दम लगाएगी। ऐसे में आपकी उम्मीदें कहां दिखती हैं आपको? सबसे ज्यादा उम्मीद भाई हमारी भी है, क्योंकि 3 महीने हो गए हमें तैयारी करते। 2 तारीख को राजेंद्र भारती की सदस्यता 2 अप्रैल को खत्म, 3 को सुबह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का फोन आया और उसी समय मैंने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि सब तैयारी में लग जाएं। आपको आश्चर्य होगा, अभी 180-90 गांव में से 125 गांव में तो मेरी सभाएं हो चुकी हैं, सेक्टर बन चुके हैं, बूथ तक तैयारी हो चुकी है। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, राकेश जी के आग्रह पे मैं मीटिंग छोड़ के आ गया, क्योंकि बाहर हमारे सेक्टर प्रभारियों की बैठक चली पिछले 1 घंटे से और अभी भी सब हॉल में बहुत बड़ी बैठक हो रही है। तो हम लोग तैयारी में बहुत आगे खड़े हैं। कांग्रेस तो पहले मान भी नहीं रही थी कि वो चुनाव होने वाला है, तो इस वजह से शायद कांग्रेस ने तैयारी नहीं की होगी। जहां तक बात नरोत्तम मिश्रा की है, ना तो मैं उनको छत्रप मानता हूं भाई, और ना ही मैं ये मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा लगता है दामोदर यादव जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। यादव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, अजय वकील जी के पास आ जाते हैं। अजय जी, कितना दिलचस्प होगा मुकाबला नरोत्तम मिश्रा? क्या आप मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी से उम्मीदवार होंगे और दामोदर यादव की एंट्री कितना समीकरण बदलेगी और साथ ही साथ कांग्रेस क्या एकजुटता दिखा पाएगी, या इस बार फिर राज्यसभा चुनाव और पिछले उपचुनावों की तरह उसके हाथ वो शिकस्त ही लगने वाली है? देखिए, मुकाबला दिलचस्प तब होगा जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगा। सवाल ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट लेने दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। उससे 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही अपने कुछ प्रतिद्वंदियों से परेशान हैं, तो क्या सवाल है कि एक और अपना प्रतिद्वंदी खड़ा करेंगे? आपको याद होगा कि पिछली सरकार में जब गृह मंत्री थे नरोत्तम यादव, और बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब लगातार देख रहे थे। तो सवाल ये है कि अब क्या मोहन यादव कैबिनेट में कितने मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। और वो निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, चुनाव जीत भी सकती है क्योंकि पार्टी सत्ता में है। लेकिन पिछले साल एक हादसा बीजेपी के साथ हो चुका है, सत्ता में रहते एक उपचुनाव वो विजयपुर का हार चुकी है, रामनिवास रावत वाला। तो सवाल ये है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी सत्ता में रहते चुनाव जीती जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट लेने दिया जाएगा। हालांकि वो स्वाभाविक दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है, और बीजेपी तो चौंकाने वाले फैसले करती है। हो सकता है कोई नया ब्राह्मण चेहरा खड़ा कर दे वहाँ पर, क्योंकि ब्राह्मणों के वोट जो है मेरे ख्याल दूसरे नंबर पर हैं। सबसे ज़्यादा वोट कुशवाहों के हैं और उसके बाद फिर ब्राह्मणों के वोट हैं। तो कोई नया चेहरा भी खड़ा कर सकती है पार्टी अगर ब्राह्मण को ही वोट देना है तो। फिर उस स्थिति में नरोत्तम मिश्रा को ही क्यों दिया जाए, ये सवाल उठेगा। तीसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा पिछली बार हारे क्यों थे।
उनके खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल वहां पर अपनी विधानसभा में बन गया था, इसलिए लोगों ने नाराज होकर के राजेंद्र भारती को जिताया है। तो क्या वो स्थिति बदल चुकी है, ये भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो जैसे कि कैलाश विजय भी बोल रहे थे कि भाई टिकट किसको मिलेगा अभी तय नहीं, भाजपा ये चुनाव जीतेगी या सही उपचुनाव। तो अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिला तो क्या वो जीतेंगे ही, इस बात की कितनी गारंटी है यह भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए, ठीक है। तो लेकिन ये है कि बीजेपी ये उपचुनाव जीतना चाहेगी हर हाल में, क्योंकि पिछली बार एक ब्लॉट उस पर लग चुका है एक उपचुनाव हारने का। तो मेरे ख्याल से मोहन यादव अफोर्ड नहीं करेंगे कि अब एक और उपचुनाव हारें वो। लेकिन सवाल ये है कि अभी ये कोई गारंटी नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ही मिलेगा। अगर वो मिलेगा तो निश्चित रूप से चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस में भी वो राजेंद्र भारती अपने बेटे के लगे हुए हैं। अगर उनके बेटे को पार्टी उपकृत करती है नहीं करती है, हो सकता है किसी कुशवाहा को अगर टिकट दे दिया पार्टी ने, जिनके वोटर सबसे ज्यादा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं, तो फिर स्थिति और बदल जाएगी। ठीक है।